वेलकम स्टूडेंट, आप सभी स्टूडेंट्स का government.blogs यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। और हम क्लास 12th की फिजिक्स में चैप्टर नंबर 2 का अध्ययन कर रहे हैं। इससे पहले हमने अध्ययन किया धारिता, गोले चालक के लिए धारिता का सूत्र व्युत्पन्न किया। फिर हमने संधारित्र के बारे में अध्ययन किया, संधारित्र का सिद्धांत कहाँ से व्युत्पन्न हुआ उसके बारे में अध्ययन किया, और फिर संधारित्र का सिद्धांत देखा, और फिर उसके बाद में हमने समांतर प्लेट संधारित्र को परिभाषित किया। अब हम जो करेंगे वो है समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता। समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता। हम जानते हैं कि जो आपका समांतर प्लेट संधारित्र है और वो अच्छा होता है, इसका मान लिया कि पृष्ठीय क्षेत्रफल A है, इस पर आवेश प्लस Q है, और दूसरा भी जो संधारित्र है उसका भी पृष्ठीय क्षेत्रफल A है और आवेश माइनस Q है। इनके मध्य दूरी अति अल्प दूरी D है। इस पर प्लस आवेश है और इस पर माइनस आवेश है। यहाँ तक हम पढ़ चुके हैं। हम चाहे तो लिख सकते हैं, जब बड़ा मेजर क्वेश्चन हो और समांतर प्लेट संधारित्र धारिता निकालनी हो, एक समान आकार व आकृति के समांतर प्लेट संधारित्र जिनकी अति अल्प दूरी d लेते हैं, जिन पर आवेश क्रमशः प्लस Q और माइनस Q है। इन प्लेटों पर पृष्ठीय आवेश घनत्व क्रमशः, ये अपन माना कर लेते हैं, माना इन प्लेटों पर पृष्ठीय आवेश घनत्व क्रमशः प्लस सिग्मा व माइनस सिग्मा है। और हम जानते हैं कि जो पृष्ठीय आवेश घनत्व होता है, पृष्ठीय आवेश घनत्व जो होता है वो होता है आवेश बटावा क्षेत्रफल। पृष्ठीय आवेश घनत्व को हम सिग्मा से लिखते हैं। सिग्मा इज इक्वल टू आवेश यहाँ पर क्यों है, क्षेत्रफल हमने इसका ए लिया है, तो ये हो जाएगा सिग्मा इज इक्वल टू क्यू अपॉन ए। ये हो गया आपका समीकरण नंबर 1। अब देखो, इन दोनों प्लेटों के मध्य विद्युत क्षेत्र इन दोनों प्लेटों के मध्य विद्युत क्षेत्र सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन 0 होता है। यदि पार्ट 1 में आपको याद नहीं हो तो मैं आपको याद करके बता दूं। इस प्रकार का कोई पृष्ठ होता है जिसके ऊपर प्लस 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 आवेश है, इस पर उत्पन्न विद्युत क्षेत्र सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन 0 होता है। इसका डेरिवेशन हम पहले कर चुके हैं। अभी हम यहाँ पर डायरेक्ट देखेंगे। अब हम ये भी जानते हैं प्लस क्यू के कारण विद्युत क्षेत्र की दिशा, प्लस क्यू के कारण विद्युत क्षेत्र की दिशा प्लस से दूर हटती है। ये मान लो कि प्लस क्यू के कारण विद्युत क्षेत्र दिशा, और यहाँ पर विद्युत क्षेत्र कितना होगा, रो अपॉन 2 एप्सिलॉन 0। और हम ये भी जानते हैं कि माइनस चिन्ह के कारण भी विद्युत क्षेत्र रेखाएं, विद्युत क्षेत्र माइनस की ओर ही जाता है। तो यहाँ पर मान लो कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E2 है, तो यहाँ पर भी विद्युत क्षेत्र क्या होगी, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन 0।
तो हमने यहाँ पर लिखा दोनों प्लेटों के मध्य विद्युत क्षेत्र सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन 0 होता है और दोनों की दिशा समान है। दोनों विद्युत क्षेत्रों की दिशा, इसकी भी देखो माइनस की ओर है, इसकी माइनस की ओर है, दिशा समान है, अतः परिणामी विद्युत क्षेत्र ई सदिश बराबर हो जाएगा E1 प्लस E2। E1 का मान आपका है सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन 0 और E2 का मान है सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन 0। दोनों में 2 एप्सिलॉन 0 कॉमन आएगा, 2 एप्सिलॉन में 2 आएगा, 1 को करेंगे तो सिग्मा, और यहाँ पर भी आएगा सिग्मा, तो 2 सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन 0, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो परिणामी या नेट विद्युत क्षेत्र कितना जाएगा, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन 0। मान लेते हैं कि दोनों प्लेटों के मध्य माध्यम, दोनों प्लेटों के मध्य माध्यम निर्वात या वायु है, और निर्वात और वायु की जो विद्युत धारिता होती है वो होती है एप्सिलॉन नॉट। ये हो गया आपका समीकरण नंबर 2। अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आशा करता हूं कि आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। समीकरण नंबर 1 है सिग्मा इज इक्वल टू क्यू अपॉन ए, और समीकरण नंबर 2 है ई नेट इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब देखो, पिछली क्लास में अपन ने विद्युत विभव और विद्युत क्षेत्र में संबंध व्युत्पन्न किया था। विद्युत विभव वह विद्युत क्षेत्र में संबंध V इज इक्वल टू इंटीग्रेशन माइनस ई सदिश डॉट डी आर सदिश। यदि इसे हमें मान के लिए लें, किसी मान के लिए लें, मान के लिए लेने पर इसका इंटीग्रेट कर देगा, dv आएगा, dv को हम डेल v मान सकते हैं। डेल v इज इक्वल टू वैल्यू मान के लिए ले रहे हैं, वैल्यू ले रहे हैं तो माइनस नहीं आएगा, ई डी आर आएगा। तो डेल v इज इक्वल टू ई, तो आपका ई है, डी आर दूरी क्या है, अल्प दूरी d। यह हो गया समीकरण नंबर 3। अब ई का मान समीकरण 2 से रखने पर, ई का मान समीकरण 2 से 3 में रखने पर, तो ई का मान क्या है, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन 0, तो डेल वी क्या जाएगा, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन 0 डी। ये हो गया समीकरण 4। समीकरण 1 से सिग्मा का मान 4 में रखने पर, तो आपका आएगा डेल वी इज इक्वल टू सिग्मा मान क्या रखेंगे, Q अपॉन ए, तो Q
अपॉन एप्सिलॉन नॉट ए डी। ये आ गया समीकरण नंबर 5। देखो हमने आवेशित प्लेटों को क्यों आवेश दिया है, क्यों आवेश देने से इसके विभव में वृद्धि v होती है। प्लेटों को आवेश क्यों देने से विभव में वृद्धि v होती है तो धारिता C बराबर Q अपॉन डेल V होगी। अब हम क्या करेंगे, समीकरण 5 और 6 से, समीकरण 5 व 6 से डेल वी का मान समीकरण 5 से समीकरण 6 में रखेंगे तो C इज इक्वल टू आपका आएगा Q अपॉन क्यू डी अपॉन एप्सिलॉन 0 ए। अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आशा करता हूं कि आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। ये बट्टे में राशि बट्टे में है तो अंश तो हर में रहेगा और हर अंश में आ जाएगा, तो C इज इक्वल टू क्या जाएगा आपका Q अपॉन क्यू डी इंटू एप्सिलॉन 0 ए। यहाँ देखो Q से आपका Q कैंसिल हो जाएगा तो आपका ये बचेगा C इज इक्वल टू एप्सिलॉन 0 ए अपॉन डी, और ये जो है यही समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता है, जहाँ एप्सिलॉन 0 ए और डी। शुरू में अपने अध्ययन किया था कि जो C है C इज इक्वल टू Q अपॉन V। ये जो C है वो Q और V पर डिपेंड नहीं करता है। वो बात देखो यहाँ स्पष्ट हो गई है समांतर प्लेट संधारित्र में। यहाँ C Q और V पर डिपेंड नहीं है, Q और V पर निर्भर नहीं है। और मैंने वहाँ भी बताया था क्योंकि Q और V एक दूसरे के परम मित्र हैं। जिस अनुपात में Q बढ़ेगा उसी अनुपात में V बढ़ेगा। चाहे Q 2 गुना है तो V भी 2 गुना होगा, और 2 गुण 2Q अपॉन 2V या 100Q अपॉन 100 भी रखेंगे तब भी धारिता Q अपॉन V ही आएगी। इसलिए हम कह सकते हैं कि जो धारिता है वो Q और V पर निर्भर नहीं करती। और फिर वहाँ प्रश्न ये भी आया था कि धारिता किस पर निर्भर करती है। धारिता चालक पदार्थ, किसी चालक की धारिता चालक के पदार्थ पर भी निर्भर नहीं करती है। तो यहाँ वो बात ही स्पष्ट हो गई, पदार्थ पर निर्भर नहीं करती है। देखो ये क्षेत्रफल पर निर्भर कर रही है, जो माध्यम है निर्वात या हवा उस पर निर्भर कर रही है, और दूरी पर निर्भर कर रही है। तो हम क्या कह सकते हैं, जो समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता है वो माध्यम पर निर्भर करती है, प्लेटों के माध्यम पर निर्भर करती है, प्लेटों के माध्यम पर निर्भर करती है, प्लेटों के क्षेत्रफल पर निर्भर करती है, और प्लेटों के मध्य दूरी पर भी निर्भर करती है। तो ये 3 बातें जो समांतर प्लेट संधारित्र का सूत्र आया उससे स्पष्ट हो गई हैं। जो अपन ने शुरुआत में धारिता पढ़ के उसके गुण और निर्भरता पढ़ी थी, वो चीज़ें समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता के डेरिवेशन से क्लियर हो गई हैं। अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब नेक्स्ट जो हम पढ़ेंगे
वो है संधारित्र में संचित ऊर्जा, संधारित्र की संचित ऊर्जा, समांतर प्लेट संधारित्र की संचित ऊर्जा। समांतर या संधारित्र की संचित ऊर्जा कर लेते हैं, संधारित्र की संचित ऊर्जा। देखो हमने कई जगह पढ़ा है, जो कार्य होता है वही ऊर्जा के रूप में संचित होता है। अब हमें जब भी ऊर्जा निकालनी पड़ेगी तब हमें कार्य निकालना पड़ेगा। अब मान लेते हैं एक आवेशित गोला, एक गोले को आवेश किया हुआ है जिसकी त्रिज्या r है और उस पर जो आवेश है वो समान रूप से वितरित है। जब किसी गोले को आवेशित किया जाता है तो आवेश उस गोले के पृष्ठ पर समान रूप से फैल जाता है। जिस पर विद्युत बल रेखाएं पृष्ठ के लंबवत कार्य करती हैं तथा केंद्र पर मिलती हुई प्रतीत होती है या अनुगामी होती हुई प्रतीत होती हैं। इन रेखाओं का फैलाव का ये व्यवहार है कि ये केंद्र पर मिलती हुई या स्थिर होती हुई नजर आती हैं। अब मान लिया इस गोले के केंद्र O से इसकी त्रिज्या r है, इसका आवेश प्लस q अपन ने लिया ही है। अब मान लो कोई छोटे आवेश dq के कारण किया गया कार्य, कोई गोले को छोटा आवेश dq देने में किया गया बाह्य कार्य। देखो आवेश छोटा है तो कार्य भी आपका छोटा होगा dw। और देखो हम जानते हैं विभव V इजिकल टू कार्य बटा आवेश, तो कार्य बराबर क्या जाएगा V इजिकल टू dw अपॉन dq। तो dw इजिकल क्या जाएगा V dq। तो यहाँ VW का मान मैं क्या रख सकता हूँ, VW का मान मैं रख सकता हूँ dw बराबर V dq। और मैं ये भी जानता हूँ कि C इजिकल टू Q अपॉन V, C इजिकल टू या V इजिकल टू Q अपॉन C एक चीज़ है। तो ये मान मैं याद दूंगा dw इजिकल टू Q अपॉन C dq। दोनों पक्षों का इस्तेमाल करूँगा, दोनों पक्षों का, या मैं यूँ कहता हूँ कि कुल कार्य बराबर W इजिकल टू इंटीग्रेशन ऑफ dw। समीकरण 1 वह 2 से 1 से डब्ल्यू मान समीकरण 2 में रख दूंगा तो कुल कार्य W बराबर आ जाएगा Q अपॉन C dq, या लिमिट हम dq लेंगे। और dq लिमिट क्या है, देखो जब बिंदु शुरू में था तब समय 0 था, आवेश Q 0 था और धारिता कुछ थी या मान लो C थी।
अब कुछ समय बाद में आवेश क्यों हो गया, समय टी इजिकल टू टी हो गया, तो यहाँ पर शुरू में जो आवेश था वो 0 था और अंतिम आवेश क्या था, Q। अब यहाँ पे हम देख रहे हैं कि जो C है वो कांस्टेंट है, इसको हम बाहर निकाल लेते हैं, यह आ जाएगा 0Q QdQ। अब देखो हम जानते हैं कि x की पावर n dx बराबर x की पावर n+1 अपॉन n+1, यहाँ क्या है, q dq है, यहाँ क्या है, q dq, इसकी पावर 1 है तो ये क्या जाएगा, q की पावर 1+1 अपॉन 1+1 बराबर q²/2। तो q dq का इंटीग्रेशन क्या जाएगा, 1/c q²/2 0 से q। अब हम अपर लिमिट रखेंगे फिर लोअर लिमिट रखेंगे, तो 1/c q²/2 माइनस 0/2, तो ये अपना आ जाएगा 1/2c q², जिसे हम लिख सकते हैं q²/2c। तो किया गया कार्य ही ऊर्जा के रूप में संचित हो जाता है। अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। संधारित्र द्वारा किया गया कार्य ऊर्जा के रूप में संचित हो जाता है। संधारित्र द्वारा, या अपन इसको अलग प्रकार से लिख सकते हैं, आवेशित गोले द्वारा कुल कार्य ऊर्जा के रूप में या स्थितिज ऊर्जा के रूप में स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित हो जाता है। तो W बराबर U इजिकल टू आपका जाएगा q²/2c। अब देखो किसी आवेशित गोले चालक की विद्युत किसी विलगित गोलीय, ये अपना समीकरण नंबर ए हो जाएगा, किसी विलगित गोलीय चालक की धारिता C इजिकल टू 4πε0r होती है जब उसकी त्रिज्या r है। अब ये C का मान A में रखने पर, समीकरण A में C का मान रखने पर, तो ये अपना क्या आएगा, स्थितिज ऊर्जा या संचित ऊर्जा आएगी U इजिक्वल टू q²2 इंटू C का मान है 4πε0r, तो U इजिक्वल टू हो जाएगी q²/4×8πε0r। तो ये स्थितिज ऊर्जा इस रूप में भी आ सकती है, संचित ऊर्जा इस रूप में भी आ सकती है। ये मान लो अपना समीकरण नंबर हो गया B। अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। और संचित ऊर्जा किस रूप में आ सकती है उसका भी हम हल करते हैं। हमने देखा जो स्थितिज ऊर्जा है दूसरे प्रकार से किस प्रकार आ सकती है, वो होती है q²/2c। हम जानते हैं जब किसी चालक के आवेश में वृद्धि की जाती है तो उसी अनुपात में विभव में वृद्धि होती है, तो धारिता C इजिकल टू q/v।
या Q इज इक्वल टू CV। ये मानो समीकरण 1 है, ये समीकरण 2 है, तो समीकरण 1 और 2 से Q की जगह CV रखेंगे तो U इज इक्वल टू क्या आ जाएगी, CV का होल स्क्वायर अपॉन 2C। तो CV स्क्वायर U स्क्वायर अपॉन 2C, C से C कट जाएगा तो क्या आ जाएगा 1/2 CV स्क्वायर। इसको हम याद रखते हैं 1/2 MV स्क्वायर। वहाँ पर M होता है जब हम गतिज ऊर्जा का समीकरण निकालते हैं, यहाँ पर हम संधारित्र के बारे में पढ़ रहे हैं तो 1/2 CV स्क्वायर हो जाएगा, MV स्क्वायर की जगह CV स्क्वायर। तो एक संबंध हमारा ये भी आ गया है। यदि C का मान हम यहाँ रखें समीकरण 1 में C इज इक्वल टू Q अपॉन V रखने पर ये रखेंगे तो हमें क्या मिलेगा, U इज इक्वल टू Q स्क्वायर अपॉन 2, C का मान क्या है Q अपॉन V। एक Q से एक Q कट जाएगा तो क्या बचेगा 1/2 QV। तो U इज इक्वल टू क्या जाएगा 1/2 QV। तो U इज इक्वल जाएगा 1/2 QV। ये हो गया आपका समीकरण नंबर 4। हमने Q का मान रख दिया, C का मान रख दिया, तो ये संबंध आ गया। फाइनली हमने जो स्थिर ऊर्जा का वैल्यू देखी वो आई, सबसे पहली वैल्यू आई Q स्क्वायर अपॉन 2C। इसकी सहायता से निकाला हमने 1/2 CV स्क्वायर। फिर इसकी सहायता से अपन ने निकाला 1/2 QV। फिर हमने निकाला 1/8 पाई एप्सिलॉन 0 R। ये इतने सारे मान इसके किसके हैं, इस संचित ऊर्जा के मान हैं ये। आशा करता हूँ कि आपको ये समझ में आया होगा। आप मेरे चैनल को लाइक, कमेंट्स और सब्सक्राइब करना नहीं भूलें। थैंक यू।